आरबीआई और बैंक्स में जाने से पहले चलिए जल्दी से अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि यह पूरा हैंडआउट इसी पर टिका है। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वित्तीय मध्यस्थ, बस एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज के बीच मिडलमैन का काम करती है। यह लेंडर्स और बोरोअर्स के बीच, इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच और हाउस होल्ड्स तथा बिजनेस फर्म्स के बीच खड़ी होती है और सरप्लस फंड्स वालों से पैसा उन लोगों तक पहुंचाती है जिन्हें उसकी असल में जरूरत है। बैंक्स इसका सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल हैं, लेकिन जैसा कि आप इस हैंडआउट में देखेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का परिवार सिर्फ बैंक्स से कहीं बड़ा है। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को दो ब्रॉड बकेट्स में बांटा जा सकता है: फॉर्मल औपचारिक वाले बैंक्स, एनबीएफसीज, और कोई अथॉरिटी द्वारा रेगुलेटेड बाकी एंटिटीज, और इनफॉर्मल अनौपचारिक वाले, जैसे मोहल्ले का साहूकार, जो किसी भी फॉर्मल रेगुलेटरी ओवरसाइट के बाहर काम करते हैं। यूपीएससी के पर्पस से और इस पर्टिकुलर हैंडआउट के लिए हम इनफॉर्मल सेक्टर को पूरी तरह किनारे रखकर फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पर फोकस करेंगे। शुरुआत करते हैं इन सब के बड़े दादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए ट्रेस करते हैं कि आरबीआई असल में कैसे अस्तित्व में आया, क्योंकि यह टाइमलाइन खुद बहुत टेस्टेबल है। सन 1913 में भारत में कमर्शियल बैंक्स को सिर्फ कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होना जरूरी था। उन पर नजर रखने वाला कोई डेडिकेटेड सेंट्रल बैंक नहीं था, इसलिए मॉनिटरिंग बेहद ढीली थी। न सीआरआर, न एसएलआर, न आज जैसे कोई बासेल स्टाइल प्रूडेंशियल नॉर्म्स, उन पर पहले नियम सख्त नहीं थे। इस रेगुलेटरी वैक्यूम का मतलब था कि बैंक्स बिना ज्यादा चेतावनी के कोलैप्स हो सकते थे, और यही वह बैकड्रॉप है जिसमें सेंट्रल बैंक का आइडिया जन्मा। सन 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने फॉर्मली एक सेंट्रल बैंक बनाने की सिफारिश की जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए। एक ब्रिटिश आयोग ने सिफारिश की। सिर्फ सिफारिश ब्रिटिश इंडियन सरकार को एक्शन में लाने के लिए काफी नहीं थी, चीजों को हिलाने के लिए एक झटके की जरूरत पड़ी। सन 1929 में यूएसए की ग्रेट डिप्रेशन ने भारत में 450 से ज्यादा बैंक्स के कोलैप्स को ट्रिगर किया, और उस क्राइसिस ने आखिरकार सरकार को सेंट्रल बैंक बनाने के मामले में सीरियस कर दिया। अमेरिकी महामंदी के बाद केंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। 5 साल बाद सन 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एनैक्ट किया गया, जिसने इस इंस्टीट्यूशन को लीगल शेप दी, और 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई असल में ऑपरेशनल हो गया, जिसमें सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, वाइस रॉय विलिंगडन के अधीन। इंटरेस्टिंगली, शुरुआत में आरबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप स्टेक सिर्फ 4.4% थी। कुछ ही महीनों बाद जुलाई सन 1935 में आरबीआई ने स्केड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जो कमर्शियल बैंक्स कुछ कंडीशंस पूरी करते थे, उन्हें आरबीआई एक्ट की सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड किया गया, और ऐसे बैंक्स को अपना कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखना जरूरी था। इस स्टेटस की एग्जैक्ट कंडीशंस पर हम हैंडआउट में आगे लौटेंगे। गवर्नेंस की बात करें तो सन 1943 से 1949 के बीच सीडी देशमुख, जो बाद में इंडिपेंडेंट भारत के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर बने, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर रहे। उन्होंने सन 1944 में यूएसए में हुई फेमस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में भी भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, जहां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस डिजाइन हुई थीं। अगला बड़ा माइलस्टोन था ओनरशिप खुद। सन 1948 से 49 के बीच आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई में सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए, यानी असल में इंडिपेंडेंस की शुरुआत में ही आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। उस पल से आरबीआई गवर्नर पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो गया, और आरबीआई को अपने प्रॉफिट्स में से सरकार को डिविडेंड देना जरूरी हो गया। रिजर्व बैंक अपने मुनाफे में से सरकार को लाभांश वितरण करता है। यही मैकेनिज्म आगे चलकर दशकों बाद आरबीआई बनाम सरकार वाले डिविडेंड कंट्रोवर्सी को जन्म देगा, जो इस सीरीज में कहीं और कवर किया गया है।
फिर आता है बैंक रेगुलेशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का। इस एक्ट ने आरबीआई को 4 क्रूशल काम करने का पावर दिया। पहला, बैंक्स खोलने की चाहत रखने वाली कंपनीज को लाइसेंसेस देना। दूसरा, बैंक्स को नई ब्रांचेस खोलने की परमिशन देना। तीसरा, बैंक्स के लिए ऑडिटिंग और लिक्विडिटी नॉर्म्स तय करना, जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR। और चौथा, डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करना, जिसमें कमजोर बैंक्स को खत्म करना या मर्ज करवाना भी शामिल है। इस एक्ट का नाम और साल अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि यह भारत की पूरी बैंकिंग रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की रीढ़ है। एक रिलेटेड ज्यादा रीसेंट डेवलपमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 इस सीरीज के बैड लोन्स एंड अदर बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर हैंडआउट में अलग से कवर किया गया है। यह टाइमलाइन खुद डायरेक्टली टेस्ट हो चुकी है। प्रीलिम्स 2009, इनमें से सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई थी? इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एनैक्टमेंट या पहली 5 ईयर प्लान की शुरुआत? आंसर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एनैक्टमेंट, क्योंकि वह 1949 में हुआ था। पहली 5 ईयर प्लान के 1951 में शुरू होने से पहले, SBI के नेशनलाइजेशन के 1955 में होने से पहले और इंश्योरेंस के नेशनलाइजेशन के 1956 में होने से पहले। इसलिए ऐसे लैंडमार्क इवेंट्स को हमेशा एक मेंटल टाइमलाइन पर एंकर करके रखिए। चलिए देखते हैं कि आरबीआई असल में इंटरनली कैसे गवर्न होता है। शुरुआत करते हैं इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। इस बोर्ड में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स का मिश्रण होता है। ऑफिशियल साइड पर आरबीआई गवर्नर और 4 तक डेप्यूटी गवर्नर्स बैठते हैं। नॉन ऑफिशियल साइड पर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किए गए 10 डायरेक्टर्स और आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले 4 डायरेक्टर्स होते हैं, जो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ रीजन्स को कवर करते हैं। यह कॉम्पोजिशन इसलिए मैटर करता है क्योंकि यह दिखाता है कि आरबीआई का गवर्नेंस गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से पूरी तरह इंसुलेटेड नहीं है। खुद सेंट्रल बैंक के बोर्ड पर भी सरकार की नॉमिनेटिंग रोल काफी सब्सटेंशियल है। अब स्पेसिफिकली डेप्यूटी गवर्नर्स पर फोकस करते हैं। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 8 किसी भी समय 4 से ज्यादा नहीं डेप्यूटी गवर्नर्स का प्रावधान करता है। सिलेक्शन प्रोसेस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी यानी FSRs के थ्रू चलती है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, जो एक IAS ऑफिसर होते हैं। फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के नाम फाइनल अप्रूवल के लिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को भेजे जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स दोनों आमतौर पर, हालांकि हमेशा नहीं, 3 साल का टेन्योर सर्व करते हैं और रीअपॉइंटमेंट संभव है, जैसा कि हमने प्रैक्टिस में असल में होते देखा भी है। अब चलिए नोटेबल आरबीआई गवर्नर्स का एक क्विक टूर करते हैं। यह पर्टिकुलर लिस्ट यूपीएससी से ज्यादा बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैटर करती है, लेकिन इनमें से कुछ नाम जेन्युइन प्रीलिम्स वैल्यू रखते हैं, तो चलिए उन्हीं पर फोकस करते हैं। सर ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, जिन्होंने 1935 से 37 तक सेवा दी। तीसरे गवर्नर CD देशमुख इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंडियन थे, जिन्होंने 1943 से 49 तक सेवा दी, और जैसा हमने बताया, उन्होंने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। 13वें गवर्नर M नरसिम्हम थे, जिन्होंने 1977 में पदभार संभाला, वो भी किसी बाहरी IAS ऑफिसर या इकोनॉमिस्ट के बजाय आरबीआई इनसाइडर के तौर पर गवर्नर बनने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, और जिन्होंने बाद में 90 के दशक में प्रभावशाली कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की अध्यक्षता की। यह नाम याद रखने लायक है। 15वें गवर्नर 1982 से 85 तक कोई और नहीं बल्कि मनमोहन सिंह थे, जो आगे चलकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर और आखिर में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, एक रेयर हैट्रिक। 23वें गवर्नर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन थे, 2013 से 16 तक, जिन्हें पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए
और 2% से 6% के CPI टारगेट बैंड वाले फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखने के लिए याद किया जाता है, जिसे भारत ने जल्द ही फॉर्मली अपना भी लिया। 24वें गवर्नर इकोनॉमिस्ट उर्जित पटेल ने 2016 से 18 तक सेवा दी। उनके कार्यकाल में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का डिमोनेटाइजेशन हुआ और आखिर में वे फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिविडेंड डिस्प्यूट और सो कॉल्ड सेक्शन 7 कंट्रोवर्सी के बीच रिजाइन कर गए। 25वें गवर्नर शक्तिकांता दास थे, एक IAS ऑफिसर जिन्होंने 2018 से 2024 तक सेवा दी। उनके कार्यकाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से विथड्रॉ कर दिया गया और वे 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे। मौजूदा 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, एक और IAS ऑफिसर जिन्होंने दिसंबर 2024 में 3 साल के टर्म के लिए पदभार संभाला। RBI की ऑटोनॉमी डिबेट्स, डिविडेंड कंट्रोवर्सी, RBI एक्ट के सेक्शन 7 और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या बासेल नॉर्म्स पर डीपर डिटेल के लिए वह ग्राउंड बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर हैंडआउट में अलग से कवर की गई है, इसलिए हम उसे यहाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली RBI खुद को 4 रीजन्स में ऑर्गेनाइज करता है। हर एक का अपना रीजनल ऑफिस है। नॉर्दर्न रीजन का हेडक्वार्टर दिल्ली में, ईस्टर्न रीजन का कोलकाता में, सदर्न रीजन का चेन्नई में और वेस्टर्न रीजन का मुंबई में। इस रीजनल स्ट्रक्चर से आगे RBI के पास बैंक्स, NBFCs, पेमेंट सिस्टम्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ डील करने वाले न्यूमरस स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं। अब चलिए मैटर की असली बात पर आते हैं। RBI असल में करता क्या है? यह एक फेवरेट प्रीलिम्स थीम है, क्योंकि एग्जामिनर्स को यह टेस्ट करना बहुत पसंद है कि क्या आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन को सही तरीके से RBI बनाम गवर्नमेंट या SEBI को एट्रीब्यूट कर पाते हैं। फंक्शन 1 RBI मनी सप्लाई का कंट्रोलर है, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक। यह RBI एक्ट के तहत M0 नाम की चीज इशू करता है, जो करेंसी का बेस कंपोनेंट है, और यह मॉनेटरी पॉलिसी भी फॉर्म्युलेट करता है, एक टॉपिक जिसे इस सीरीज में कहीं और ज्यादा डेप्थ से कवर किया गया है। फंक्शन 2 RBI फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोलर है, विदेशी मुद्रा का नियंत्रक। यह रोल यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के थ्रू निभाता है। सिर्फ ये 2 फंक्शंस ही आपको बता देते हैं कि RBI की पहुंच डोमेस्टिक लिक्विडिटी और बाकी दुनिया के साथ भारत के डीलिंग्स दोनों तक फैली हुई है। फंक्शन 3 RBI यूनियन और स्टेट सरकारों का बैंकर और पब्लिक डेट मैनेजर, सार्वजनिक ऋण प्रबंधक के तौर पर काम करता है, यानी यह गवर्नमेंट बोरोइंग और डेट इश्यूएंस को मैनेज करता है। फंक्शन 4 RBI बैंकर्स बैंक है। यह क्राइसिस का सामना कर रहे कमर्शियल बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है और उन्हें मॉनेटरी मैटर्स पर एडवाइस करता है। RBI को बैंक्स का बैंक समझिए। जैसे आप अपनी सेविंग्स किसी बैंक के पास रखते हैं, वैसे ही बैंक्स खुद अपने रिजर्व्स RBI के पास रखते हैं और मुसीबत में RBI से उधार भी लेते हैं। फंक्शन 5 RBI सभी बैंक्स का रेगुलेटर है, नियामक। यह पावर इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 से मिलता है। फंक्शन 6 RBI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिपॉजिट लेने वाले NBFCs, जिन्हें NBFCD कहा जाता है, और कुछ अन्य एंटिटीज को भी रेगुलेट करता है। यहाँ पैटर्न नोटिस कीजिए, RBI सिर्फ एक मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि यह पूरे बैंकिंग सिस्टम और NBFC यूनिवर्स के काफी बड़े हिस्से की हेल्थ और कंडक्ट की देखरेख करने वाला चीफ रेगुलेटर भी है। फंक्शन 7 RBI का प्रमोशनल रोल है, संवर्धक भूमिका, जिसके 2 पार्ट्स हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन मैकेनिज्म, शिकायत निवारण अधिकारी, लिटरली ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के थ्रू कस्टमर प्रोटेक्शन, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिनके तहत बाकी चीजों के अलावा बैंक्स को अपनी 25% ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलनी होती हैं। फंक्शन 8 डेटा पब्लिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस है।
उदाहरण के लिए आरबीआई की एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, करंट अफेयर्स बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चंस में बार बार आने वाला रेफरेंस पॉइंट है। फंक्शन 9 इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जहां आरबीआई बासेल कमेटी, IMF और G20 के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जैसी बॉडीज के साथ एंगेज करता है। इस आखिरी पॉइंट पर यहाँ एक कॉन्क्रीट एग्जामिनर फ्रेंडली एग्जाम्पल है। 2021 में आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम यानी NGFS वित्तीय प्रणाली की हरियाली के लिए नेटवर्क का मेंबर बन गया। यह सेंट्रल बैंक्स का एक ग्रुप है जो फाइनेंशियल सिस्टम को रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एनवायरमेंटल गोल्स सपोर्ट करने में मदद करने का काम करता है। NGFS का हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इस तरह की रीसेंट मेंबरशिप्स बिल्कुल वैसी ही करंट अफेयर्स नगेट होती हैं जिन्हें प्रीलिम्स एक अदरवाइज फैक्चुअल क्वेश्चन में डालना पसंद करता है। इसलिए सिर्फ आरबीआई की डोमेस्टिक पावर्स ही नहीं बल्कि इसकी इंटरनेशनल अफिलिएशंस भी याद रखिए। यह बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन डायरेक्टली टेस्ट हो चुका है। प्रीलिम्स 2012 आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। इसका मतलब क्या है कि बाकी बैंक्स अपने डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखते हैं, कि आरबीआई जरूरत के समय कमर्शियल बैंक्स को फंड्स देता है, कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को मॉनेटरी मैटर्स पर एडवाइस करता है, या इनका कोई कॉम्बिनेशन। आंसर तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि बैंकर्स बैंक इन सभी रोल्स को एक साथ कैप्चर करता है। आरबीआई बैंक्स के रिजर्व्स रखता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के तौर पर उन्हें उधार देता है और उन्हें मॉनेटरी मैटर्स पर एडवाइस करता है। इसी थीम से 2 और क्वेश्चंस। प्रीलिम्स 2013 आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इनमें से किन मामलों में रेगुलेट करता है? एसेट्स की लिक्विडिटी, ब्रांच एक्सपांशन, बैंक्स का मर्जर, बैंक्स का वाइंडिंग अप। आंसर चारों, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को ठीक इन्हीं एरियाज पर पावर देता है, लिक्विडिटी और ऑडिटिंग नॉर्म्स, ब्रांच लाइसेंसिंग, फोर्स्ड मर्जर्स और कमजोर बैंक्स का वाइंडिंग अप। और प्रीलिम्स 2021 सेंट्रल बैंक के लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वाले फंक्शन का मतलब क्या है? ट्रेड और इंडस्ट्री को उधार देना जब वे कहीं और से उधार नहीं ले पाते, अस्थायी क्राइसिस का सामना कर रहे बैंक्स को लिक्विडिटी देना, अस्थायी संकट के दौरान बैंकों को तरलता देता है, या बजटरी डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए सरकारों को उधार देना, बजट घाटा पूरा करने के लिए सरकार को कर्जा देता है। आंसर सिर्फ स्टेटमेंट 2, अस्थायी क्राइसिस में बैंक्स को लिक्विडिटी देना, क्योंकि लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का स्पेसिफिकली मतलब है आरबीआई का मुसीबत में फंसे बैंक्स के लिए आगे आना, न कि ट्रेड बॉडीज या गवर्नमेंट डेफिसिट्स को फंड करना। हाल के सालों में आरबीआई ने पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स का पूरा क्लस्टर लॉन्च किया है, और क्योंकि ये फ्रेश करंट अफेयर्स हैं, ये प्राइम प्रीलिम्स मटेरियल बन जाते हैं। एग्जामिनर्स को कौन सा पोर्टल क्या करता है टेस्ट करना बहुत पसंद है। चलिए शुरुआत करते हैं उद्गम से, जो 2023 में लॉन्च हुआ। इसका मतलब है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसकी बैक स्टोरी यह है, अगर किसी बैंक में डिपॉजिट्स 10 साल तक अनक्लेम्ड रह जाते हैं, तो बैंकर को वह पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEA फंड में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। उद्गम पोर्टल किसी बेनिफिशियरी को एक ही जगह से आसानी से मल्टीपल बैंक्स में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स सर्च करने देता है। उदाहरण के लिए किसी दिवंगत पेरेंट का आधार या पैन नंबर सर्च करके। अगला है प्रवाह, जो 2023 में ही लॉन्च हुआ। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। बैंक्स, NBFCs और डिजिटल पेमेंट कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए आरबीआई से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, और प्रवाह उन्हें ऐसे लाइसेंसेस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने देता है। इसका फायदा सीधा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को अब आरबीआई ऑफिस के बार बार ऑफलाइन ट्रिप्स नहीं लगाने पड़ते। फिर है दक्ष, आरबीआई का वेब बेस्ड सुपरविजन पोर्टल, जो 2022 में लॉन्च हुआ, जिसके थ्रू बैंक्स और NBFCs अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट्स आरबीआई को भेजते हैं।
जिससे सेंट्रल बैंक उन्हें ज्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर कर पाता है, जैसे किसी पर्टिकुलर महीने में कितने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हुए यह ट्रैक करना और उन्हें रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करना। आपको ई-कुबेर के बारे में भी जानना चाहिए। यह आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी सीबीएस पोर्टल है। हर बैंक इसी सिस्टम के थ्रू आरबीआई के पास अपना करंट अकाउंट मेंटेन करता है। ई-कुबेर वह बैकएंड है जिसके थ्रू आरबीआई एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांसफर्स, रेपो ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बाकी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स चलाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स ई-कुबेर के थ्रू सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं। डिजिटल सेफ्टी थीम पर बने रहते हुए आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नए डेडिकेटेड डोमेन नेम्स भी अनाउंस किए हैं। इंडियन बैंक्स के लिए बैंक.in, उदाहरण के लिए एसबीआई का होगा sbi.bank.in और एनबीएफसीज के लिए fin.in, उदाहरण के लिए बजाज फिनसर्व का होगा bajajfinserv.fin.in। रजिस्ट्रेशन आरबीआई के इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी IDRBT द्वारा संभाला जाता है, जो अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। इसका क्लियर गोल फिशिंग और साइबर फ्रॉड को कम करना है। आरबीआई एआई फ्रंट पर भी एक्टिव रहा है। दिसंबर 2024 में इसने फ्री एआई फ्रेमवर्क रिलीज किया, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जिसे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने डेवलप किया। करीब उसी समय आरबीआई का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH म्यूल हंटर एआई डेवलप कर रहा है, जिसका मकसद मनी म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट करना है, यानी उन बेगुनाह लोगों के बैंक अकाउंट्स जिनका मिसयूज ब्लैक मनी लॉन्डर करने या चोरी के फंड्स राउट करने के लिए किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट स्टाइल फ्रॉड्स से मिले पैसे सहित। आरबीआई अलग से एक डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी बना रहा है, एपी होता की अध्यक्षता वाली एक कमेटी के तहत, ताकि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेमेंट फ्रॉड रिस्क कम किया जा सके। कुछ और भी हैं जिन्हें जल्दी से नोट कर लेना चाहिए। RBCRIS यानी रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ, बैंक्स और एनबीएफसीज को क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन से जुड़ा डेटा प्रोवाइड करता है। सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in पर, जो 2024 में लॉन्च हुआ, आम नागरिकों को इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स दर्ज करने देता है, जैसे अवास्तविक रिटर्न्स का वादा करने वाली स्कीम्स, और ये कंप्लेंट्स कंसर्न्ड अथॉरिटी को रीडायरेक्ट कर दी जाती हैं, जैसे कि अगर यह शेयर मार्केट से जुड़ा फ्रॉड हो तो SCBI को। आखिर में आरबीआई ने कनेक्ट 2 रेगुलेट पोर्टल लॉन्च किया, जो जनता को आरबीआई के साथ आइडियाज और इनपुट्स शेयर करने देता है, और दिसंबर 2024 में यह अनाउंस किया कि यह जानकारी की वाइडर डिसेमिनेशन के लिए एक आरबीआई पॉडकास्ट शुरू करेगा। प्रीलिम्स में आजकल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जितनी बार आ रहे हैं, उसे देखते हुए इस लिस्ट को ट्रिवियल समझकर मत छोड़िए। अक्सर हर पोर्टल क्या करता है, इसका एक 1 लाइन डिस्क्रिप्शन ही ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए काफी होता है। एक छोटा लेकिन काम का कॉन्सेप्ट है एजेंसी बैंक्स ऑफ आरबीआई। स्टूडेंट्स के मन में अक्सर एक स्वाभाविक डाउट आता है कि बैंक टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकता है। क्या यह काम इनकम टैक्स ऑफिसर्स का नहीं है? जवाब है हाँ, टैक्स असेस करना और लगाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही काम है, लेकिन एक बार टैक्स ड्यू हो जाए तो वो पैसा टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में फिजिकली मूव होना ही है। यही ट्रांसफर, कलेक्शन और स्टोरेज का काम एजेंसी बैंक्स आरबीआई की तरफ से करते हैं। आरबीआई कुछ सिलेक्ट कमर्शियल बैंक्स को अपना एजेंट बनाता है, ताकि वो ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकें, क्योंकि आरबीआई खुद देश के हर टैक्स पेयर तक पहुंचने वाला कोई रिटेल ब्रांच नेटवर्क नहीं चलाता। चलिए अब उस टर्म को डिटेल में समझते हैं जो आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक।
आरबीआई किसी बैंक को स्केड्यूल्ड तभी मानता है जब वो दो कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई करे। दो शर्तों का एक साथ पालन होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशंस साथ में पूरी होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। पहली कंडीशन साइज से जुड़ी है। किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक का पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स मिलाकर कम से कम 5 रुपए लाख होना चाहिए। यह कैपिटल एंड रिजर्व्स वाली थ्रेशहोल्ड आरबीआई का एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि स्केड्यूल्ड स्टेटस सिर्फ उन्हीं बैंक्स को मिले जिनके पास एक मिनिमम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी हो, और जैसा हमने पहले देखा, इसके साथ आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन भी बंधी होती है। दूसरी कंडीशन और स्केड्यूल्ड वर्सेस नॉन स्केड्यूल्ड स्टेटस का पूरा महत्व हम वहीं से आगे उठाएंगे जहां हमने छोड़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत कोई बैंक अपने आप स्केड्यूल्ड बैंक नहीं बन जाता। आरबीआई उसे एक्ट के सेकेंड स्केड्यूल में तभी शामिल करता है जब वो दो स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करे। पहली कंडीशन एक कैपिटल टेस्ट है। बैंक का पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स मिलाकर कम से कम 5 रुपए लाख होने चाहिए। दूसरी कंडीशन एक कंडक्ट टेस्ट है। बैंक को अपना बिजनेस ऐसे तरीके से नहीं चलाना चाहिए जो उसके डिपॉजिटर्स के हितों को नुकसान पहुंचाए। जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान न हो, इस हिसाब से बैंक अपना कार्य कर रहा है। जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तभी आरबीआई उस बैंक को अपने सेकंड स्केड्यूल में डालता है और उसी पल से उस बैंक को स्केड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक का लेबल मिल जाता है। एक ऐसा स्टेटस जो, जैसा आप आगे देखेंगे, कई प्रिविलेजेस खोल देता है। इस टॉपिक पर एस्पिरेंट्स अक्सर कई डाउट्स उठाते हैं, तो चलिए उन्हें जल्दी क्लियर कर लेते हैं। पहला डाउट, पेड अप कैपिटल असल में है क्या? सीधे शब्दों में, यह किसी कंपनी के शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली पे किया होता है। हम यहाँ अकाउंटिंग की बारीकियों में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम के हिसाब से यह जरूरी नहीं है। दूसरा डाउट, इस 5 रुपए लाख के फिगर में एग्जैक्टली कौन कौन सी रिजर्व्स काउंट होती हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेज भी इस पर डिटेल में नहीं जाते, तो इसे एक ऐसी टेक्निकल डिटेल समझिए जिसके पीछे भागना जरूरी नहीं है। अगर स्टैंडर्ड बुक्स इसे स्किप कर देती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तीसरा डाउट, आज की इकोनॉमी के हिसाब से 5 रुपए लाख बहुत ही छोटी रकम लगती है। क्या डिपॉजिटर्स को एक्चुअली सेफगार्ड करने के लिए इसे बढ़ाना नहीं चाहिए? इंस्टिंक्ट तो सही है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से जवाब यह है, न तो इकोनॉमिक सर्वे ने, न नीति आयोग ने, न किसी अदालत ने पीआईएल के जरिए, और न ही किसी बड़े इकोनॉमिक कॉलमिस्ट ने इस फिगर में बदलाव की मांग की है। तो इस पर कोई लाइव पॉलिसी डिबेट चल ही नहीं रहा जिसे ट्रैक करना पड़े। यह 5 रुपए लाख वाला नंबर बस आरबीआई एक्ट का एक ब्रिटिश एरा से बचा हुआ लेफ्ट ओवर प्रोविजन है, और जब तक पार्लियामेंट इसे अमेंड नहीं करती, आपको बस इस फैक्ट को वैसे ही जान लेना है जैसा यह अभी है। चौथा डाउट, और यह काफी इम्पोर्टेंट है, क्या आज हर बैंक आराम से 5 रुपए लाख डिपॉजिट्स क्रॉस नहीं कर लेगा, जिससे हर बैंक डे 1 से ही स्केड्यूल्ड बन जाए? नहीं, क्योंकि आरबीआई को दूसरी कंडीशन अलग से वेरीफाई करनी होती है, और आमतौर पर वो यह तभी करता है जब वो नए बैंक के कंडक्ट को लॉन्च के करीब 1 साल तक ऑब्जर्व कर ले। धंधा चालू करने के 1 साल तक तो रिजर्व बैंक उसका मुआयना करेगी कि दूसरी शर्त का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। तो स्केड्यूल्ड स्टेटस कभी डे 1 पर ही नहीं दे दी जाती, इसे एक ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए अर्न करना पड़ता है। भारत में सभी बैंक्स 2 कैटेगरीज में आते हैं, स्केड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक, और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, गैर अनुसूचित बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक्स आगे 2 हिस्सों में बंटते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जैसे एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई, और स्केड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे हरियाणा राज्य सहकारी बैंक या तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। दूसरी तरफ काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अभी भी नॉन स्केड्यूल्ड हैं। आरबीआई अपनी वेबसाइट पर पूरी लिस्ट मेंटेन करता है, लेकिन एग्जाम के लिए वो लिस्ट याद रखना जरूरी नहीं है। एक प्रैक्टिकल अंतर यह है कि दोनों टाइप्स कैश रिजर्व रेशियो को कैसे हैंडल करते हैं। एक स्केड्यूल्ड बैंक को अपना सीआरआर का पैसा फिजिकली आरबीआई के ऑफिस में ट्रांसफर करना पड़ता है,
CRR का पैसा ट्रक में भर के रिजर्व बैंक में पहुंचाना होगा, यानी अपने कैश रिजर्व्स को बाहर RBI तक भेजना। वहीं एक नॉन स्केड्यूल्ड बैंक को इजाजत है कि वो वही CRR का पैसा अपनी खुद की वॉल्ट में रख ले, खुद की तिजोरी में रख सकते हैं, उसे बिल्डिंग से बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं। स्केड्यूल्ड बैंक्स को ऑटोमेटिकली यह भी अधिकार मिल जाता है कि वो RBI के लिक्विडिटी विंडो ऑपरेशंस के जरिए RBI से बोरो कर सकें या फंड्स पार्क कर सकें, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को यह अधिकार के तौर पर नहीं मिलता, यह पूरी तरह RBI के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। विवेकाधीन बटा रिजर्व बैंक की मर्जी आने भी दे सकता है, लात मार के भगा भी सकता है। RBI उन्हें अंदर आने दे या भगा दे, यह पूरी तरह उसकी अपनी मर्जी पर है। दोनों कैटेगोरीज लीगली डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने और RBI के नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बाध्य हैं। स्केड्यूल्ड बैंक्स एक्सप्लिसिटली और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स भी उतना ही, क्योंकि अगर कोई नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कंप्लायंस में फेल करे तो RBI उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बंद कर सकता है। तो नॉन स्केड्यूल्ड को अनरेगुलेटेड मत समझिए, इसका मतलब बस इतना है कि प्रिविलेजेस कम हैं, ऑब्लिगेशंस कम नहीं। इन प्रिविलेजेस की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बड़ी प्राइवेट कंपनीज ज्यादातर स्केड्यूल्ड बैंक्स में ही अकाउंट्स खुलवाना पसंद करती हैं, जिसमें एम्प्लॉई सैलरी अकाउंट्स भी शामिल हैं। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को यह बिजनेस शायद ही कभी मिलता है। वेलफेयर फोकस्ड एग्जाम के लिहाज से ज्यादा जरूरी बात यह है कि सिर्फ एक स्केड्यूल्ड बैंक ही गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स में पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल होता है, जैसे गरीबों के बैंक अकाउंट्स खोलने वाली प्रधानमंत्री जन धन योजना। वित्तीय समावेशन की सरकारी योजनाओं में गैर अनुसूचित बैंकों को सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता है। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स को आमतौर पर ऐसी स्कीम्स से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। यहाँ एक यूजफुल करंट अफेयर्स हुक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों को 2021 से 22 में स्केड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में रखा गया था। यह इस बात का सबूत है कि स्केड्यूल्ड स्टेटस सिर्फ पुराने कमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिजर्व्ड नहीं है, यहाँ तक कि नए जमाने के पेमेंट बैंक्स भी इस स्टेटस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन और यह एक क्लासिक डाउट है, क्या स्केड्यूल्ड स्टेटस मिलने से कोई पेमेंट बैंक लोन्स देना, क्रेडिट कार्ड्स इशू करना या फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है? नहीं, पेमेंट बैंक्स अपने स्केड्यूल्ड स्टेटस के बावजूद इन सभी एक्टिविटीज से प्रोहिबिटेड ही रहते हैं। जब आप देखते हैं कि पेटीएम कोई लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, तो वो ऐसा सिर्फ किसी प्रॉपर बैंक के एज एन एजेंट के तौर पर करता है, जैसे इंडसइंड बैंक कभी अपने खुद के बैंकिंग बिजनेस के तौर पर नहीं। चलिए कॉलोनियल एरा बैंकिंग की तरफ रिवाइंड करते हैं, ताकि आप आज के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख सकें। यह टाइमलाइन प्रीलिम्स की सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस में आता है, तो इवेंट्स का ऑर्डर एग्जैक्ट ईयर्स याद रखने से ज्यादा मैटर करता है। सबसे पुराना रिकॉर्ड वाला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1770 में कलकत्ता में शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरी तरह यूरोपियन ओन्ड था, इसलिए यह जेन्युइनली स्वदेशी इंस्टीट्यूशन नहीं था। 1806 से 1842 के बीच ब्रिटिश ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाए, एक बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास में। 1861 में तीनों को करेंसी नोट्स इश्यू करने का अधिकार दे दिया गया। फिर 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर एक ही इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। यह एक फैक्ट कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में SBI बना, सीधे एक प्रीलिम्स सीक्वेंसिंग क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसी दौरान इन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ इंडियन ओन्ड बैंकिंग भी आकार ले रही थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई, हालांकि उस समय यह भी यूरोपियन ओन्ड ही था। पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में फाउंडेड हुआ, जेन्युइनली इंडियन ओन्ड था।
और फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ने इसकी फाउंडेशन में मदद की थी। बैंक ऑफ बड़ौदा इसके बाद 1908 में आया, जिसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने फाउंडेड किया था। 1910 से 1930 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सामने आए। साथ ही पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में एक व्यापक राइज एंड कोलैप्स साइकिल भी चल रहा था, जिसने अंततः गवर्नमेंट को 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने पर मजबूर किया। 1940 में कई प्रिंसली स्टेट्स और नवाब्स ने अपने अपने स्टेट बैंक्स बनाए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद और ट्रावनकोर। इंडिपेंडेंस के बाद ये एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई कहलाए और जैसा आप आगे कंसोलिडेशन सेक्शन में देखेंगे, इन्हें 2017 में पूरी तरह एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। आखिर आजाद भारत ने अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ही क्यों? यह एक क्लासिक यूपीएससी वाई क्वेश्चन है और इसकी बैक स्टोरी यानी आजादी के बाद निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण समझना बहुत जरूरी है। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय बैंकिंग बैंकों और उद्योगपतियों के बीच एक गहरे गठजोड़ से जूझ रही थी। सिर्फ 188 रसूखदार लोग टॉप 20 बैंकों और 1452 तक कंपनियों के बोर्ड में बैठकर पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते थे। इसी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इन्हीं डायरेक्टर्स और उनकी अपनी कंपनियों को बेतहाशा भाई भतीजावाद वाला कर्ज मिलता था और नतीजे में बैंक लगातार फेल होते रहे, जिससे आरबीआई को कई बैंक बंद करने पड़े। एक दूसरी समस्या भी थी, निजी बैंक ग्रामीण इलाकों में शाखाएं खोलने से साफ इनकार करते थे। इस अनिच्छा से गरीबों, किसानों और छोटे उद्यमों के फाइनेंशियल इंक्लूजन को सीधा नुकसान हुआ। 5 ईयर प्लान के टारगेट्स पूरे होने में रुकावट आई और देश भर में क्षेत्रीय असंतुलन और बढ़ गया। ये दोनों नाकामियां यानी क्रोनी लेंडिंग और रूरल निग्लेक्ट मिलकर सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जस्टिफिकेशन दे गयी। सुधार की प्रक्रिया असल में काफी पहले शुरू हो गई थी। 1948 में आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट के जरिए खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह प्राइवेट शेयर होल्डिंग से निकलकर सरकार के हाथ में आ गया। लगभग इसी दौर में और भी कई लैंडमार्क इवेंट्स हुए जिन्हें सही क्रम में याद रखना जरूरी है। ऑपरेशन पोलो ने 1948 में हैदराबाद को यूनियन में मिलाया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ और एयर इंडिया का टाटा से 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1955 से 56 में LIC एक्ट के जरिए सारी निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई गई। कुछ और उपयोगी सीक्वेंसिंग एंकर्स भी इसी दौर से हैं। 1957 में केरल में आजाद भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा, दमन और दीव आजाद कराए गए और 1963 में स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर आपस में मर्ज हुए। इससे पहले की बाद में इनका बड़ा मर्जर SBI में हुआ। अब सबसे बड़ी बात, 1969 में बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस के जरिए 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनमें से हर एक के पास 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की डिपॉजिट्स थीं। इस बैच में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक और कैनरा बैंक जैसे बैंक शामिल थे, यानी बड़ी जमा राशि वाले निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जो छोटे निजी बैंक इस डिपॉजिट थ्रेशहोल्ड को पार नहीं कर पाए, जैसे 1920 में केरल में बना कैथलिक सीरियन बैंक, रत्नाकर बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, वे राष्ट्रीयकरण से पूरी तरह बच गए और यही वजह है कि आज भी इन्हें ओल्ड प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण की यह लहर इंश्योरेंस सेक्टर तक भी पहुंची। 1972 से 73 के GIC एक्ट ने सभी निजी जनरल यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने अधीन ले लिया। बाद में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को 4 सब्सिडरीज में बांट दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इसका पूरा विवरण इंश्योरेंस वाले पिलर में कवर किया गया है।
बैंकिंग की बात करें तो 1980 में राष्ट्रीयकरण का दूसरा और आखिरी दौर आया, जिसमें 200 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट्स वाले 6 और बैंक शामिल किए गए, जिनमें कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल थे। एक और हाल का राष्ट्रीयकरण से मिलता जुलता फैक्ट, जे.के. बैंक के 60% शेयर पहले जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के पास होते थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वही 60% शेयर होल्डिंग अब यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। इस पूरी रिफॉर्म प्रक्रिया की दिशा कई एक्सपर्ट कमेटीज ने तय की, जिनके नाम और मोटा मोटी दशक याद रखना जरूरी है। 1991 में एम नरसिम्हम कमेटी आई, 1997 में एम नरसिम्हम कमेटी 2, 2007 में डॉक्टर रघुराम राजन कमेटी और 2014 में पी.जे. नायक कमेटी। एम नरसिम्हम खुद एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पर कई कमेटीज की अध्यक्षता की। उनका 2021 में निधन हो गया और उन्हें फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुधार के पितामह के तौर पर याद किया जाता है। यह क्रोनोलॉजी एग्जाम में पहले भी सीधे पूछी जा चुकी है। प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया था। आजाद भारत की अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इंश्योरेंस कंपनीज का राष्ट्रीयकरण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एनैक्टमेंट या फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत? जवाब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एनैक्टमेंट, क्योंकि यह एक्ट 1949 में पास हुआ था, यानी 1951 के फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1955 में एसबीआई के राष्ट्रीयकरण और 1956 में इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण से भी पहले। प्रीलिम्स 2018 ने इसे और आगे बढ़ाते हुए पूरे 4 इवेंट्स को ऑर्डर करने वाला सवाल पूछा। इन्हें कालानुक्रम में लगाइए। किसी भारतीय राज्य में बनी पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाना, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण होकर नेशनल कैरियर बनना और गोवा का आजाद भारत का हिस्सा बनना? जवाब है पहले 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई हुआ, फिर 1957 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार बनी और फिर 1961 में गोवा आजाद हुआ, जो असली सवाल के ऑप्शन 3, 2, 1, 4 फीट से मैच करता है। यही वजह है कि इन सालों को अलग अलग फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि एक जुड़ी हुई टाइमलाइन की तरह याद करना एग्जाम हॉल में काम आता है। दो 2000 के दशक की शुरुआत से ही सरकार पीएसबी कंसोलिडेशन यानी एकत्रीकरण को 2 अलग रिफॉर्म टूल्स से आगे बढ़ा रही है। मर्जर्स, जिसमें पीएसबीज को आपस में मिलाया जाता है, और प्राइवेटाइजेशन, जिसमें सरकार अपनी ओनरशिप कम कर देती है या पूरी तरह बाहर निकल जाती है। यह सेक्शन मर्जर वाले रास्ते पर फोकस करता है। कुछ शुरुआती छोटे मर्जर्स ने जमीन तैयार की। करीब 2008 से 2010 के बीच स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर दोनों को एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। 2013 में सरकार ने बिल्कुल नया पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया, भारतीय महिला बैंक, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था और जो पूरी तरह यूनियन गवर्नमेंट के स्वामित्व में था, यानी भारत सरकार ने स्वयं बनाया था। इसकी खासियत यह थी कि इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी तरह महिलाओं का था। हालांकि इसके स्टाफ और डिपॉजिटर्स में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे और इसका लेंडिंग मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित था, अक्सर बिना कोलैटरल मांगे। बड़ा कंसोलिडेशन 2017 में हुआ, जब भारतीय महिला बैंक के साथ साथ एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, सभी को खुद एसबीआई में मर्ज कर दिया गया। इसे और भविष्य के मर्जर प्रपोजल्स को व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए सरकार ने 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म पैनल भी बनाया। यह पैनल पीएसबी मर्जर और कंसोलिडेशन के प्रपोजल्स की जांच करता है और अपनी रिकमेंडेशंस अप्रूवल के लिए कैबिनेट को भेजता है, जबकि कागजी कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज संभालता है।
2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया, लेकिन उसी साल एक और बड़ा स्ट्रक्चरल कदम भी उठाया गया। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बड़े एंकर बैंकों में मिला दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया, जिससे पीएनबी बिजनेस साइज और ब्रांच नेटवर्क दोनों के हिसाब से एसबीआई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया। इस पूरी कवायद के बाद भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे, साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अलग से। इन सारे मर्जर्स के पीछे बताई गई वजह थी ज्योग्राफिकल और टेक्नोलॉजिकल सिनर्जीज, यानी भौगोलिक और तकनीकी तालमेल हासिल करना, साझा एटीएम नेटवर्क्स, साझा ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर, साझा सिक्योरिटी स्टाफ और साझा सर्वर व टेक्नोलॉजी कॉस्ट्स, ताकि ड्यूप्लिकेशन कम हो और मर्ज हुए बैंक ज्यादा एफिशिएंट और कम्पिटिटिव बन सकें। चलिए वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंसोलिडेशन की बात खत्म हुई थी, और अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े रास्ते की जिससे सरकार बैंकिंग में अपना फुटप्रिंट घटाती है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इसका सीधा मतलब है कि सरकार किसी पीएसबी में अपनी 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग निजी पार्टियों को बेच देती है, और जैसे ही ऐसा होता है वह पब्लिक सेक्टर बैंक कानूनी रूप से प्राइवेट सेक्टर बैंक बन जाता है। आप भारत में यह 2 बार होते हुए देख चुके हैं। एक्सिस बैंक, जिसे प्राइवेट होने से पहले यूटीआई बैंक कहा जाता था, और आईडीबीआई बैंक, जो आज एलआईसी के मेजॉरिटी ओनरशिप में है और अब प्राइवेट बैंक के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। इन दोनों उदाहरणों को अच्छी तरह याद रखिए। पहले सरकारी मालिकाना, अब प्राइवेट वाला यह ट्विस्ट बिल्कुल वही चीज है जिसे प्रीलिम्स एग्जामिनर्स टेस्ट करना पसंद करते हैं, खासकर आईडीबीआई बैंक के साथ। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण सच में नेक इरादों के साथ किया गया था, देश के हर कोने तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए। लेकिन समय के साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर सरकार का भारी नियंत्रण खुद अपनी समस्याएं पैदा करने लगा, और यूपीएससी को ऐसी कॉन्सेप्चुअल कॉज एंड इफेक्ट चेन्स टेस्ट करना बहुत पसंद है। पहला, सरकार वोटरों के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए लोन इंटरेस्ट रेट्स खुद तय करती थी, जिससे पीएसबीज का मुनाफा कम हो जाता था। दूसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से लोन रिकवरी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि रसूखदार डिफॉल्टर्स को अक्सर लोकल पॉलिटिकल ताकत का संरक्षण मिल जाता था, यानी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ऋण वसूली मुश्किल हो जाती थी। और तीसरा, ताकतवर एम्प्लॉय यूनियंस बदलाव का विरोध करती थीं, जिससे नवाचार और ग्राहक सुविधा दोनों में कमी आ जाती थी। फिर 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी बॉब संकट आया। यह फॉरेन एक्सचेंज इमरजेंसी इतनी गंभीर थी कि भारत को अपना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखना पड़ा और अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी। इसके नतीजे में हुए रिफॉर्म्स के तहत सरकार ने फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पर एक कमेटी बनाई, और उनकी रिकमेंडेशंस ने भारतीय बैंकिंग की पूरी तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा कि सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपनी शेयर हिस्सेदारी कम करनी चाहिए, आरबीआई को सीआरआर और एसएलआर घटाने चाहिए, क्योंकि उस समय ये क्रेडिट को दबाए हुए थे। सरकार को बैंकों की लोन दरें तय करना बंद करना चाहिए और इसके बजाय ब्रांच एक्सपांशन पॉलिसी को उदार बनाना चाहिए, यानी बैंकों को लोन दर, शाखा विस्तार नीति तय करने में सरकार दखल न करे। और सबसे अहम बात, आरबीआई को नए निजी बैंकों और नए विदेशी बैंकों को एंट्री की इजाजत देनी चाहिए, यानी विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों को अनुमति देनी चाहिए। उन्हीं नरसिम्हम रिकमेंडेशंस के बाद आरबीआई ने असल में बैंक लाइसेंसिंग को 3 अलग अलग राउंड्स में खोला। नामों की पूरी लिस्ट तब तक क्रिटिकल नहीं है जब तक आप किसी बैंकिंग सेक्टर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से कुछ बैंक प्रीलिम्स और करंट अफेयर्स में बार बार आते हैं, तो जरूरी वालों को नोट कर लीजिए। राउंड 1, जो 1993 से 1995 तक चला,
इसमें भारत को ICICI, HDFC, इंडसइंड और DCB मिले, साथ ही UTI बैंक जो बाद में एक्सिस बैंक बना और IDBI बैंक जो अब LIC के मेजॉरिटी ओनरशिप में है। राउंड 2 जो 2001 से 2004 तक चला, इसमें हमें कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक मिले, जिसे राणा कपूर ने बनाया था और जिसका बाद में हुआ पतन एक मशहूर बैड लोन्स केस स्टडी बना, जिसे NPA और बैंकिंग क्राइसिस वाले हैंडआउट में अलग से कवर किया गया है। राउंड 3 जो 2013 से 2016 तक चला, अपनी सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट है। तत्कालीन RBI गवर्नर रघुराम राजन ने एप्लीकेशंस मंगवाई थीं और बिमल जलन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने फाइनल सिलेक्शंस की। इस राउंड में सिर्फ 2 एंटिटीज पास हुई, बंधन जो वेस्ट बंगाल में स्थित एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और IDFC जो महाराष्ट्र में स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस NBFC है, जिसने बाद में कैपिटल फर्स्ट नाम की एक और NBFC को एब्जॉर्ब किया और IDFC फर्स्ट बैंक नाम रखा। इन तीनों राउंड्स में बने सारे बैंकों को मिलाकर भारत में न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स यानी नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। यह एक ऐसा टर्म है जिसे आपको तुरंत पहचानना आना चाहिए। एक जल्दी सी क्लैरिफाइंग बात, UTI बैंक और IDBI बैंक जब 1990 के दशक की शुरुआत में बने थे तब वे प्राइवेट बैंक्स नहीं थे, लेकिन चूंकि आज दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं, इसलिए वे सही मायने में इस प्राइवेट बैंकिंग वाली कहानी का हिस्सा हैं। एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रूल है, भारत में बैंक खोलने के इच्छुक किसी भी प्राइवेट एंटिटी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत RBI से लाइसेंस लेना जरूरी है। 2016 तक RBI जब चाहता तब लाइसेंसिंग विंडो अनाउंस करके एप्लीकेशंस मंगाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी डिस्कस किए गए तीनों राउंड्स में हुआ। लेकिन 2016 से RBI ने ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम अपना लिया, जब मन चाहे तब अर्जी डाल दो, यानी कोई एलिजिबल एप्लीकेंट कभी भी अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी फिक्स्ड एनरोलमेंट विंडो का इंतजार किए बिना जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बार भी काफी सख्त है, बैंकिंग और फाइनेंस में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस और मिनिमम कैपिटल 500 रुपए करोड़ होना चाहिए। फिर भी RBI इस पर एक सख्त लाइन खींचता है कि कौन क्वालिफाई करता है। बड़े NBFCs जैसे IL-FS अपने कोलैप्स से पहले था और टाटा, अडानी या रिलायंस जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को फिलहाल फुल कमर्शियल बैंक खोलने की अनुमति नहीं है। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, पेमेंट बैंक्स। यही वजह है कि जियो बैंक जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है। पेमेंट बैंक्स लोन नहीं दे सकते, इसलिए इनमें वो सिस्टेमिक रिस्क नहीं होता जो एक कॉरपोरेट ओन्ड लेंडिंग बैंक में होता। जुलाई 2025 तक भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, 44 फॉरेन बैंक्स और 5 पेमेंट बैंक्स थे। फिर भी टोटल एसेट्स के हिसाब से दुनिया के टॉप 100 बैंक्स में सिर्फ 2 इंडियन बैंक्स SBI और HDFC बैंक ही शामिल हैं और भारत ने लगभग 1 दशक से कोई नया कमर्शियल बैंक लाइसेंस इशू नहीं किया है। चूंकि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की एस्पिरेशन रखता है, जिसे फंड करने के लिए एक बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम की जरूरत होगी, इसलिए RBI और सरकार अभी एक्टिव रूप से यह सोच रहे हैं कि क्या इन रूल्स को रिलैक्स करके बड़े NBFCs और कॉरपोरेट हाउसेस को कमर्शियल बैंकिंग में आने दिया जाए। इस डिबेट के डिटेल्ड फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स मेंस आंसर राइटिंग के मटेरियल में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। तो बस इतना याद रखें कि यह लिबरलाइजेशन प्रपोजल एग्जिस्ट करता है और एक्टिव कंसिडरेशन में है। अब बात करते हैं भारत में ऑपरेट करने वाले फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंक की। नेहरूवियन सोशलिस्ट एरा में पॉलिसी मेकर्स फॉरेन फाइनेंशियल पावर्स को काफी सस्पिशन की नजर से देखते थे, इसलिए यहाँ ब्रांचेस खोलने की अनुमति बहुत कम फॉरेन बैंक्स को ही मिलती थी। विदेशी ताकतों के प्रति घृणा और डर के कारण बहुत कम विदेशी बैंकों को अनुमति दी गई थी। 1991 के रिफॉर्म्स ने जब सिस्टम को लिबरलाइज किया तो यह स्थिति काफी हद तक बदल गई।
भारत में ऑपरेट करने वाला कोई फॉरेन बैंक आमतौर पर विदेश में इनकॉर्पोरेटेड होता है, यानी अपने होम कंट्री के कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और फिर यहाँ एक सब्सिडरी खोलता है, जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और HSBC को ले लीजिए। ये सब्सिडरीज इंडियन बैंक्स जैसे ही CRR और SLR नॉर्म्स फॉलो करती हैं। हालांकि इनके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि भारत में इनकी कितनी ब्रांचेस हैं। RBI फॉरेन बैंक्स को भी ऑन टैप लाइसेंस देता है, लेकिन रेसिप्रोकल बेसिस पर RBI तभी किसी कंट्री के बैंक्स को यहाँ ऑपरेट करने देगा जब वो कंट्री भी इंडियन बैंक्स को अपने यहाँ ऑपरेट करने देता हो। यह तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं वाला प्रिंसिपल बिल्कुल वही कॉन्सेप्चुअल न्यूएंस है जिसे एग्जामिनर्स टेस्ट करना पसंद करते हैं। प्रीलिम्स 2024 सेट सी क्वेश्चन 59 भारत में फॉरेन बैंक्स को लेकर RBI के रूल्स के बारे में 2 स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। 1. होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज के लिए भारत में कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। 2. ऐसी सब्सिडरीज के लिए कम से कम 50% बोर्ड मेंबर्स इंडियन नेशनल्स होने चाहिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या है? जवाब ऑफिशियली इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इस क्वेश्चन ने असल में काफी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी, क्योंकि कई प्राइवेट आंसरकीज ने स्टेटमेंट 2 ओनली गेस किया था, जबकि असली RBI रूल थोड़ा ज्यादा न्यूएंस्ड है। इसमें बोर्ड मेंबर्स का इंडियन नेशनल होने के साथ साथ भारत में रेजिडेंट होना भी जरूरी है, सिर्फ कोई भी इंडियन नेशनल होना काफी नहीं है। यह जेन्युइनली एक एम्बिग्युअस लोएड लाइन है, तो इसे रटने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, बस इतना जान लीजिए कि यह टॉपिक एग्जिस्ट करता है। अब एक रिलेटेड लेकिन अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ अपनी खुद की ब्रांच चलाने के बजाय विदेशी लोग इंडियन बैंक्स के शेयर्स में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट अधिकतम 20% शेयर होल्डिंग तक कैप है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा SBI में फॉरेन होल्डिंग लगभग 14% और PNB में लगभग 13% है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए यह सीलिंग कहीं ज्यादा जेनरस है। विदेशी लोग ऑटोमेटिकली 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं स्वचालित तरीके से, और प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेकर 74% तक सरकार की अनुमति लेकर। यह रूल ब्रॉडर FDI फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, जो FDI पिलर में कवर किया गया है। प्रैक्टिकली कुछ प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन ओनरशिप पहले से ही बहुत ज्यादा है। शेयर होल्डिंग के हिसाब से HDFC बैंक 73%, ICICI बैंक 59% और एक्सिस बैंक 52% के साथ मेजॉरिटी फॉरेन ओन्ड हैं। सरकार तो इस सीलिंग को पूरे 100% तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि टफर बासिल 3 नॉर्म्स पूरे करने के लिए बैंक्स को भारी फ्रेश कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल जुटाने के सबसे तेज तरीकों में से एक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यह थीम सीधे NPA और बैंकिंग क्राइसिस वाले हैंडआउट से जुड़ता है। अब जरा एक बड़ी कैटेगरी पर जूम आउट करते हैं, डिफरेंशियल बैंक्स। भेदकर बैंक यानी जानबूझकर रिस्ट्रिक्टेड पर्पस वाले बैंक्स, इन्हें यूनिवर्सल बैंक्स, सार्वत्रिक बैंक जैसे SBI या ICICI से कॉन्ट्रास्ट कीजिए, जो हर जगह हर तरह का काम कर सकते हैं। सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी मायने रखती है। रीजनल रूरल बैंक्स 1976 में आए, लोकल एरिया बैंक्स 1996 में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स दोनों 2015 में, और होलसेल बैंक्स अभी तक सिर्फ एक प्रोपोज्ड कैटेगरी हैं। यूनिवर्सल और डिफरेंशियल बैंक्स के बीच का फर्क 3 डायमेंशंस में दिखता है। ब्रांच ओपनिंग की बात करें तो SBI और ICICI जैसे यूनिवर्सल बैंक्स कहीं भी ब्रांच खोल सकते हैं, हालांकि उन्हें भी पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि नई ब्रांचेस में से 25% अनबैंक्ड रूरल एरियाज में हो, जबकि लोकल एरिया बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स जैसे डिफरेंशियल बैंक्स को इस बात पर सीधे जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती हैं कि वे कहां ऑपरेट कर सकते हैं। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की बात करें तो यूनिवर्सल बैंक्स किसी भी अमाउंट के टाइम और डिमांड दोनों तरह के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं।
जबकि पेमेंट बैंक्स, जो एक डिफरेंशियल कैटेगरी हैं, प्रति कस्टमर सिर्फ ₹1 लाख तक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यह सीलिंग 2021 में बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई थी। और लेंडिंग की बात करें तो यूनिवर्सल बैंक्स किसी को भी लोन दे सकते हैं, बस 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट की शर्त के साथ। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और आरआरबीज को इससे कहीं ज्यादा 75% लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स की तरफ डायरेक्ट करना जरूरी है, और पेमेंट बैंक्स को तो लोन देने की अनुमति ही नहीं है। डिफरेंशियल बैंक्स में सबसे पहले हैं रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज। इनकी शुरुआत 1970 के दशक में एम नरसिम्हम की कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन से हुई थी। जी हाँ, वही नरसिम्हम जिन्होंने बाद में 1990 के दशक में बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटीज की अध्यक्षता भी की थी। वे बस दशकों तक बैंकिंग कमेटी के गो टू चेयरमैन रहे। यह याद रखना जरूरी है ताकि कोई ट्रिकी विच डेकेड वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज न कर दे। आरआरबीज आरआरबी एक्ट के प्रोविजंस के तहत सेटअप होते हैं और इन्हें एक बड़ा पेरेंट बैंक स्पॉन्सर करता है। उदाहरण के लिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करता है। इन पर CRR और SLR लागू होते हैं। हालांकि आरबीआई इनके लिए अलग रिलैक्स्ड नॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है और इन पर 75% का भारी भरकम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रिक्वायरमेंट भी होता है। याद रखने वाला एक नीट रूल, किसी आरआरबी की लोन इंटरेस्ट रेट्स उस एरिया में ऑपरेट करने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स की प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट्स से ज्यादा नहीं हो सकती। जियोग्राफिकली आरआरबीज सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स तक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक सिर्फ गुजरात के सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ही ऑपरेट करता है। और यहाँ एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप है, आरआरबीज का अल्टीमेट रेगुलेटर भले ही आरबीआई हो, लेकिन इनका इमीडिएट डे टू डे रेगुलेटर असल में नबार्ड है। इसे कॉन्ट्रास्ट कीजिए लोकल एरिया बैंक्स, स्थानीय क्षेत्र बैंक यानी लैब्स से, जिनकी शुरुआत फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए 1996 के बजट से हुई थी। आरआरबीज के उलट लैब्स को न तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट सेट अप करती है और न ही किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं। ये बस प्राइवेट एंटिटीज होती हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सीधे आरबीआई को अप्लाई करती हैं। कोई लैब अधिकतम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रांचेस खोल सकता है और उन डिस्ट्रिक्ट्स की आपस में बॉर्डर्स मिलनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक अर्बन सेंटर की अनुमति है और बाकी सभी ब्रांचेस उस डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज में ही होनी चाहिए। लैब्स नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं तो CRR, SLR और PSL नॉर्म्स तो लागू होते हैं, लेकिन आरबीआई हर एक के लिए कस्टमाइज्ड नॉर्म्स भी सेट कर सकता है, जैसे कोल्हापुर का सुभद्रा लोकल एरिया बैंक एक उदाहरण है। एक और आरआरबी स्पेसिफिक डिटेल याद रखने लायक है, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न और वो समय के साथ कैसे बदला। 1976 के ओरिजिनल आरआरबी एक्ट के तहत ओनरशिप इस तरह बंटी थी, यूनियन गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर बैंक का 35%, यानी पूरी तरह गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का ही मालिकाना हक था। बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। 2015 के एक अमेंडमेंट ने इसे बदल दिया। अब यूनियन, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक की मिलाकर होल्डिंग सिर्फ 51% होनी चाहिए, जिससे बाकी बचे 49% हिस्से में दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि इससे आरआरबीज मार्केट में फ्रेश शेयर्स इश्यू करके प्राइवेट इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज कर सकते हैं, यानी ये आरआरबी आईपीओज का रास्ता खोल देता है। गवर्नमेंट ने आरआरबी इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन आईपीओ की टेक्निकल मैकेनिक्स IAS एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैपिटल मार्केट्स पिलर का हिस्सा है। आखिर में आरआरबीज पर कुछ करंट डेटा, सीधे इकोनॉमिक सर्वे 2025 से, जहां से एग्जामिनर्स को फैक्चुअल क्वेश्चंस निकालना बहुत पसंद है। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में आरआरबीज को 1975 में सेटअप हुआ बताया गया है,
जबकि आरआरबी एक्ट खुद 1976 का है। गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट में ही एक छोटी सी इनकंसिस्टेंसी है, तो इसे रिकॉन्साइल करने में दिमाग मत लगाइए। नंबर्स की बात करें तो 1975 में इंडिया में सिर्फ 5 आरआरबीज थे, जो बढ़कर 2006 तक अपने पीक यानी 133 आरआरबीज तक पहुंच गए। लेकिन 2023 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 43 रह गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट लगातार आरआरबीज को मर्ज करके उन्हें ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट बना रही है। क्वालिटेटिव न्यूज भी उत्साहजनक है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आरआरबी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट रहे हैं और वो अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कोटास भी सफलतापूर्वक पूरे कर रहे हैं। रूरल बैंकिंग में जो कभी एक कमजोर कड़ी मानी जाती थी, उसके लिए ये एक शानदार टर्नअराउंड स्टोरी है। अब तक हम यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे थे, वो बैंक्स जो सब कुछ करते हैं, डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, सब कुछ। लेकिन आरबीआई ने एक अलग कैटेगरी भी बनाई जिसे डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाता है। ऐसे बैंक्स जिन्हें फुल सर्विस बैंकिंग के बजाय एक नैरो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाइसेंस मिला होता है। ये आइडिया नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिशों से निकला, जो करीब 2013 से 14 में सौंपी गई थी। उन सिफारिशों के आधार पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने 2 बिल्कुल नई तरह के बैंक्स को अप्रूव किया, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यानी SFB, लघु वित्त बैंक, और पेमेंट बैंक्स यानी PB, भुगतान बैंक। 2 बताए ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स थे। एक, फाइनेंशियल इंक्लूजन को गहरा करना, यानी उन लोगों और जगहों तक पहुंचना जिन्हें बड़े यूनिवर्सल बैंक्स अक्सर नजरअंदाज करते हैं। और 2, बैंकिंग प्लेयर्स के बीच कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा देना। ये पर्पस प्रीलिम्स के लिए इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि यूपीएससी को ठीक यही कमेटी टू पॉलिसी लिंक टेस्ट करना बहुत पसंद है और ये पूछना पसंद है कि ये बैंक्स असल में किस मकसद से बनाए गए थे, जैसा आप आगे आने वाले 2017 के PYQ में देखेंगे। याद रखिए कि न तो SFB और न ही पेमेंट बैंक एक फुल यूनिवर्सल बैंक है। हर एक का जानबूझकर एक नैरो मैंडेट है और जो भी डिफरेंसेस आप आगे देखेंगे वो लगभग सब उसी नैरो पर्पस से निकलते हैं। अब चलिए दोनों को पैरामीटर बाय पैरामीटर कंपेयर करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आरबीआई और यूपीएससी एग्जामिनर्स असल में इसे फ्रेम करते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया में अभी 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑपरेशन में हैं, जैसे पंजाब में कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटक में उज्जीवन और उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष। पूरी लिस्ट आरबीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके मुकाबले पेमेंट बैंक्स आज सिर्फ 6 ही फंक्शन कर रहे हैं: एयरटेल, इंडिया पोस्ट, FINO, पेटीएम, जियो और NSDL। एक मजेदार ट्रिविया सुनिए, पहले राउंड में असल में 11 पेमेंट बैंक लाइसेंसेस दिए गए थे, लेकिन कई लाइसेंसीज, जिनमें आदित्य बिरला आइडिया भी शामिल है, ऑपरेशंस शुरू करने से पहले ही विथड्रॉ हो गए और इसी वजह से आज सिर्फ 6 बचे हैं। उस पहले लाइसेंसिंग राउंड में एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों कैटेगरीज में प्रोमोटर्स को कम से कम 100 रुपए करोड़ का कैपिटल लाना था और रेजिडेंट इंडियंस होना जरूरी था। इसके अलावा SFB प्रोमोटर्स का लोकल एरिया बैंक्स, NBFCs या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस से होना जरूरी था, जिनके पास बैंकिंग या फाइनेंस में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरी तरफ पेमेंट बैंक प्रोमोटर्स NBFCs, PPI वॉलेट ऑपरेटर्स यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनीज, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स, कोऑपरेटिव्स या रेजिडेंट इंडियंस के कंट्रोल वाली कोई भी कंपनी हो सकते थे। पैटर्न नोटिस कीजिए, पेमेंट बैंक प्रोमोटर्स को बस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रीच चाहिए थी, क्योंकि वो कभी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस बनने वाले नहीं थे। एरिया ऑफ ऑपरेशन और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आरबीआई ने उन SFB एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन में प्रेफरेंस दी जो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के क्लस्टर्स को टारगेट कर रहे थे, जहां यूनिवर्सल बैंक्स की ब्रांच पेनिट्रेशन ऐतिहासिक रूप से कमजोर रही है। पेमेंट बैंक्स चूंकि ज्यादातर डिजिटल हैं, कहीं भी सेटअप हो सकते थे।
CRR, SLR, रेपो एलिजिबिलिटी और FDI लिमिट्स के मामले में दोनों कैटेगरीज इंडियन प्राइवेट बैंक्स जैसे ही रूल्स फॉलो करती हैं, सिवाय इसके कि पेमेंट बैंक्स की SLR इन्वेस्टमेंट पर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, जिन्हें हम नीचे डिपॉजिट्स और लोन्स के सेक्शन में समझेंगे। रूरल पेनिट्रेशन और टारगेट कस्टमर्स की बात करें तो एक SFB को अपनी कम से कम 25% ब्रांचेस अनबैंक्ड रूरल एरियाज में रखनी होती हैं, जबकि पेमेंट बैंक के लिए ऐसी कोई ब्रांच रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके 25% एक्सेस पॉइंट्स यानी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की तरह काम करने वाली किराना स्टोर्स जैसी चीजें रूरल एरियाज में हों। जहां तक ये किसे सर्व करते हैं, SFBs अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, किसान और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म लघु उद्योग। पेमेंट बैंक्स का फोकस छोटी सेविंग्स को बढ़ावा देने और माइग्रेंट लेबरर्स, लो इनकम हाउसहोल्ड्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और स्मॉल बिजनेसेस के लिए रेमिटेंसेस को आसान बनाने पर है। अब सबसे तीखा कॉन्ट्रास्ट, डिपॉजिट्स और कार्ड्स। SFBs बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट स्वीकार करने में कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल बैंक की तरह। पेमेंट बैंक्स पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई NRI डिपॉजिट्स नहीं, कोई फिक्स्ड डिपॉजिट्स बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स ले सकते हैं, वो भी प्रति कस्टमर ₹1 लाख की सीमा के साथ, जिसे 2021 में बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया। दोनों डेबिट कार्ड्स इश्यू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स सिर्फ SFBs इशू कर सकते हैं, पेमेंट बैंक्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड असल में अनसिक्योर्ड लेंडिंग का ही एक रूप है और पेमेंट बैंक्स को लेंडिंग करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। लोन्स और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो SFBs लेंड कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन उनके 75% लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाने चाहिए और उनके लोन पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा ₹25 लाख या उससे कम के लोन्स का होना चाहिए, जो उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंडेट को और मजबूत करता है। पेमेंट बैंक्स बिल्कुल लेंड नहीं कर सकते, इसलिए PSL उन पर लागू ही नहीं होता। इसके बजाय उन्हें अपना पूरा डिपॉजिट मनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और दूसरे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना होता है। फिर भी दोनों कैटेगरीज के पास एक अपग्रेड पाथ है। RBI की नजर में 5 साल के संतोषजनक परफॉर्मेंस के बाद एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पूरे यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में ग्रेजुएट हो सकता है और एक पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों कैटेगरीज में 2 चीजें कॉमन हैं, बासेल 3 कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स SFBs और पेमेंट बैंक्स दोनों पर बराबर लागू होते हैं, जैसे किसी भी कमर्शियल बैंक पर होते हैं। बासेल को हम अलग से कवर करेंगे और दोनों एजेंट्स के तौर पर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्रोडक्ट्स और इंश्योरेंस पॉलिसीज क्रॉस सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ संबंधित सेक्टरल रेगुलेटर की अप्रूवल के साथ। म्यूचुअल फंड्स के लिए SEBI, इंश्योरेंस के लिए IRDAI और पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए PFRDA। आगे बढ़ने से पहले एक एग्जाम फेवरेट FAQ, अगर पेमेंट बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स ऑफर ही नहीं कर सकते, तो पेटीएम को ये तीनों करते हुए कैसे देखा जाता है? जवाब, पेटीएम ये सब एक पार्टनर बैंक जैसे इंडसइंड बैंक के एजेंट के तौर पर करता है, अपने बैलेंस शीट पर नहीं। इसी तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने HDFC बैंक के साथ टाई अप करके एजेंट के तौर पर होम लोन्स ऑफर किए, जबकि IPPB खुद एक पेमेंट बैंक होने के नाते सीधे लेंड नहीं कर सकता। और अगर आप सोच रहे हैं कि पेमेंट बैंक्स अपना सारा डिपॉजिट मनी का क्या करते हैं जब वो उसे लेंड ही नहीं कर सकते, इसका जवाब ऊपर आ चुका है। वो GSECs, ट्रेजरी बिल्स और दूसरे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स में जाता है। ये एजेंट मॉडल वाली ट्रिक MCQs में एक क्लासिक ट्रैप है, तो इसे याद रखिए। – 2019 में RBI ने घोषणा की कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंसिंग ऑन टैप सिस्टम में चली जाएगी, मनचाहे तब अर्जी डालो। तब तक लाइसेंसेज सिर्फ स्पेसिफिक विंडोज के दौरान इशू होते थे, जिन्हें RBI समय समय पर अनाउंस करता था।
ऑन टैप का मतलब है कि कोई भी एलिजिबल एप्लीकेंट जब चाहे जैसे ही तैयार हो अप्लाई कर सकता है। हैंडआउट इसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से कंपेयर करता है, न कि किसी एक फिक्स्ड एग्जाम नोटिफिकेशन डेट का इंतजार करने से। आरबीआई ने ये बदलाव इसलिए किया क्योंकि उसने एसएफबी के परफॉर्मेंस की रिव्यू की और पाया कि उन्होंने वाकई अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स पूरे किए थे और फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद की थी। अधिक बैंकों को अनुमति देने से स्पर्धा में बढ़ोतरी, वित्तीय समावेशन में मदद। इसलिए आरबीआई ने ये निष्कर्ष निकाला कि और प्लेयर्स को अंदर आने देने से आगे और ही फायदा होगा। इस ऑन टैप विंडो की डिटेल्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस कॉन्सेप्ट और साल 2019 याद रखिए। जो 5 ईयर अपग्रेड रूल हमने अभी कवर किया, उसका एक बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है आओ स्मॉल फाइनेंस बैंक। आओ को अपना एसएफबी लाइसेंस 2015 में मिला था। आरबीआई के अपने रूल के मुताबिक 5 साल या उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने के बाद आरबीआई किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को पूरे यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में अपग्रेड कर सकता है। ठीक यही 2025 में हुआ, जब आओ एसएफबी का लाइसेंस एक यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में अपग्रेड कर दिया गया। इसे जनरल अपग्रेड रूल के एक्चुअल एक्शन में एक कॉन्क्रीट करंट अफेयर्स एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना जरूरी है। यूपीएससी को एक जनरल रूल को इस तरह स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन में बदलना बहुत पसंद है। प्रीलिम्स 2016 पेमेंट बैंक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से स्टेटमेंट सही हैं? 1. रेजिडेंट इंडियंस के ओन्ड और कंट्रोल्ड मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और सुपरमार्केट चेन्स पेमेंट बैंक्स के प्रोमोटर बनने के एलिजिबल हैं। 2. पेमेंट बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स दोनों इशू कर सकते हैं। 3. पेमेंट बैंक्स लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते। कोड्स थे ए सिर्फ 1 और 2, बी सिर्फ 1 और 3, सी सिर्फ 2, डी 1, 2 और 3। आंसर बी सिर्फ 1 और 3। स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, जैसा हमने कवर किया, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि पेमेंट बैंक्स सिर्फ डेबिट कार्ड्स इश्यू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स कभी नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड असल में एक लेंडिंग प्रोडक्ट ही है। प्रीलिम्स 2017 इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाने का पर्पस क्या है? 1. स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को क्रेडिट सप्लाई करना। 2. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्रेडिट सप्लाई करना। 3. खासकर रूरल एरियाज में बिजनेस शुरू करने के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना। कोड्स ए सिर्फ 1 और 2, बी सिर्फ 2 और 3, सी सिर्फ 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आंसर ए सिर्फ 1 और 2। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स यानी उनके कोर अंडरसर्व्ड टारगेट ग्रुप को क्रेडिट सप्लाई करने के लिए बने हैं, लेकिन रूरल एरियाज में यंग एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करना कभी भी उनके स्टेटेड मैंडेट का हिस्सा नहीं था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड यानी PPBL ने 2017 में ऑपरेशंस शुरू किए। इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, जिसे विजय शेखर शर्मा ने फाउंडेड किया था। अपने शुरुआती सालों में इसने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। यूएस से वॉरेन बफेट की बर्कशायर हथावे और चाइना से जैक मा का अलीबाबा ग्रुप, हालांकि इनमें से ज्यादातर 2023 तक एग्जिट कर चुके थे, अपने शेयर्स घाटे में बेचकर। 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सख्त रेगुलेटरी एक्शन ली। उसने बैंक को फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने, पेटीएम वॉलेट्स में टॉप अप्स अलाउ करने और FAS टैग से जुड़े ट्रांजैक्शंस करने से रोक दिया। आरबीआई के बताए गए रीजंस थे: 1. अकाउंट्स खोलते समय नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स का पालन न करना। 2. एक ही पैन नंबर से मल्टीपल अकाउंट्स खोले जाना, जिनसे मिलाकर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का शक पैदा हुआ, यानी काले धन को सफेद बनाना। और 3. इंस्पेक्शन में आरबीआई को पता चला कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और 197 ग्रुप की बाकी एंटिटीज जैसे पेटीएम इंश्योरेंस, पेटीएम मॉल और पेटीएम गेम्स के बीच सर्वर्स हो या फिजिकल स्पेस कोई जेन्युइन सेपरेशन ही नहीं था। ये एक गंभीर डेटा सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि इससे कस्टमर डेटा के स्पैम या क्रॉस मार्केटिंग के लिए मिसयूज होने का रास्ता खुल जाता है। इसके बावजूद आरबीआई ने पेटीएम को पूरी तरह बंद नहीं किया।
उसने पेटीएम को अपनी यूपीआई और ऐप बेस्ड एक्टिविटीज जैसे पेटीएम क्यूआर कोड्स और कार्ड मशीन्स जारी रखने दी और लोन एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट और स्टॉक ब्रोकिंग एजेंट जैसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी जारी रखने दी। ये एपिसोड केवाईसी कंप्लायंस और पेमेंट बैंक रेगुलेशन के एक्चुअल एक्शन का एक यूजफुल करंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। दोनों ही प्रीलिम्स इकोनॉमी के बार बार आने वाले थीम्स हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी कंपनीज एक्ट के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है और इसका 100% ओनरशिप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के पास है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंतर्गत आता है। इसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई से लाइसेंस लिया है ताकि यह स्पेसिफिकली एक पेमेंट बैंक के तौर पर ऑपरेट कर सके। दिलचस्प बात यह है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ही असल में सबसे पहला पेमेंट बैंक था जिसने ऑपरेशंस शुरू किए 2017 में। आईपीपीबी इसके एक साल बाद 2018 में आया। आईपीपीबी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रीच। यह इंडिया पोस्ट के नेटवर्क पर चलता है, जिसमें देश भर में फैले लगभग 1.55 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं, जिससे किसी भी पेमेंट बैंक के मुकाबले इसका कस्टमर रीच सबसे ज्यादा है। यह पोस्टमैन के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग भी ऑफर करता है। इसके अकाउंट टाइप्स को सफल, सुगम और सरल कहा जाता है। इनके बीच के इंटरनल डिफरेंसेस यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं हैं। अकाउंट्स जीरो बैलेंस पर खुल सकते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है और 10 साल या उससे ऊपर का नाबालिग भी अपना खाता खुलवा सकता है। ये फीचर्स साफ तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को गहरा करने के मकसद से हैं। 2019 में आईपीपीबी ने खुद को पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की इच्छा जताई थी ताकि वो आखिरकार कस्टमर्स को लोन्स देना शुरू कर सके। याद रखिए, पेमेंट बैंक्स बाय डेफिनेशन लेंड नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमने पहले पढ़ा, आरबीआई के हिसाब से किसी पेमेंट बैंक को एसएफबी स्टेटस के लिए अप्लाई करने से पहले भी कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड पूरा करना जरूरी है। तो जैसा हैंडआउट कहता है, वो मंजिल अभी दूर है, अभी मंजिल दूर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स एक और बहुत पुरानी सेविंग्स मैकेनिज्म भी चलाता है, जिसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक या पोस्ट कहते हैं। और यह देखना जरूरी है कि यह आईपीपीबी से कैसे अलग है, क्योंकि ये डिफरेंसेस ठीक उन्हीं बातों से जुड़ते हैं जो हमने अभी पेमेंट बैंक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सीखी हैं। पोस्ट को गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873 के तहत स्थापित किया गया था, यानी यह आईपीपीबी से 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है, जबकि आईपीपीबी को कंपनीज एक्ट के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में सिर्फ 2016 में रजिस्टर्ड किया गया। पोस्ट सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, जबकि आईपीपीबी एक प्रॉपर बैंक की तरह करंट और सेविंग्स दोनों अकाउंट्स ऑफर करता है। डिपॉजिट्स की बात करें तो पोस्ट टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और 2 रुपए लाख से ऊपर के बैलेंस की भी अनुमति देता है, क्योंकि यह पेमेंट बैंक रिस्ट्रिक्शंस से बंधा हुआ नहीं है। आईपीपीबी इनमें से कुछ नहीं कर सकता, न टाइम डिपॉजिट्स न 2 रुपए लाख से ऊपर बैलेंस। हालांकि यह बैलेंस कैप के आसपास एक तरीका निकालता है, कस्टमर्स को अपना आईपीपीबी अकाउंट एक पोस्ट अकाउंट से लिंक करने देकर, ताकि जो भी एक्सेस बैलेंस हो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट में स्वीप हो जाए। इसी वजह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी बेटी की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम सिर्फ पोस्ट के जरिए ही खोला जा सकता है, आईपीपीबी के जरिए कभी नहीं, क्योंकि यह एक टाइम डिपॉजिट प्रोडक्ट है। इनमें से कोई भी इंडिविजुअल्स को सीधे लोन्स नहीं देता। पोस्ट का पैसा नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में जाता है और आईपीपीबी तब तक लेंड नहीं कर सकता जब तक वह एसएफबी नहीं बन जाता। संक्षेप में, पोस्ट का ऑब्जेक्टिव है गरीबों में सेविंग्स की आदत बढ़ावा देना, जबकि आईपीपीबी का ऑब्जेक्टिव है रिमिटेंस और डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल फ्रंट पर पोस्ट में पहले डायरेक्ट ई बैंकिंग नहीं होती थी। डिपॉजिटर्स को सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने के लिए अपना पोस्ट अकाउंट किसी आईपीपीबी अकाउंट से लिंक करना पड़ता था। बजट 2022 ने यह बदल दिया।
यह अनाउंस करके कि पोस्ट को आखिरकार भारत के कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS से जोड़ा जाएगा, जिससे इसके डिपॉजिटर्स खासकर गांव वाले, किसान और सीनियर सिटीजन्स सीधे ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATMs इस्तेमाल कर सकेंगे। कन्वीनियंस के अलावा यह इंटरऑपरेबिलिटी भी लाता है, यानी एक कस्टमर की कमर्शियली और टेक्निकली इंडिपेंडेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच ट्रांजैक्ट करने की क्षमता, व्यावसायिक और तकनीकी रूप से स्वतंत्र प्लेटफॉर्मों के बीच लेन देन करने की सुविधा। मतलब अब पोस्ट का डिपॉजिट पैसा NEFT, ATMs और ऐसी ही सुविधाओं से होकर गुजर सकता है जिन्हें पहले वो छू भी नहीं सकता था। यह अगला PYQ असल में UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यह प्रीलिम्स इकोनॉमी के लिए भी बिल्कुल रेलेवेंट है। CDS 2018 साल की पहली एग्जाम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से स्टेटमेंट सही है? 1. इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया है। 2. इसने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत हैदराबाद और वाराणसी में 2 पायलट ब्रांचेस स्थापित करके की। कोड्स A सिर्फ 1, B सिर्फ 2, C 1 और 2 दोनों, D न 1 न 2। आंसर C 1 और 2 दोनों। IPPB वाकई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेटेड है, जैसा हमने पढ़ा, और इसने सच में हैदराबाद और वाराणसी में 2 पायलट ब्रांचेस से शुरुआत की थी अपने पूरे नेशन वाइड रोल आउट से पहले। असल में मौजूद बैंक्स से आगे हैंडआउट कुछ प्रोपोज्ड कैटेगरीज का भी जिक्र करता है जिन्हें कॉन्सेप्चुअली जानना जरूरी है, भले ही ज्यादातर पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं हुई हैं। 2017 में RBI ने होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक यानी WLTF दीर्घकालिक थोक वित्त बैंक का आइडिया रखा था, जिसका मकसद लॉन्ग टर्म होलसेल फाइनेंसिंग देना था। यह असल में कभी बना ही नहीं। यह एक आउटडेटेड प्रपोजल है जिसमें आगे कोई मूवमेंट नहीं हुई, तो बस नाम और साल याद रख लीजिए, इससे ज्यादा समय इस पर मत लगाइए। इससे ज्यादा करंट है फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स का आइडिया, जिसे नीति आयोग ने 2021 में प्रपोज किया था। इस प्रपोजल में एक बिल्कुल नई कैटेगरी के बैंक की कल्पना की गई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं होगी और जो हर बैंकिंग सर्विस सिर्फ इंटरनेट के जरिए देगा। मकसद है ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो भी फिजिकल ब्रांच नेटवर्क्स बनाने की लागत के बिना। नीति आयोग ने प्रस्तावित किया है कि नए किस्म के डिजिटल बैंक बनाए जाएं, भौतिक ब्रांच के बिना, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग सुविधा देकर गांव-गांव तक वित्तीय समावेशन में मदद। यह असल में न्यू बैंक वाले कॉन्सेप्ट जैसा ही है, यानी एक पूरी तरह ऑनलाइन ब्रांचलेस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, जिसे नीति आयोग ने उसी फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले कारण से पुश किया था। RBI हालांकि इस कैटेगरी को अलाउ करने के लिए खास उत्सुक नहीं रहा है, और चूंकि यह अभी तक बना ही नहीं है, आपको ऑपरेशनल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिंग बॉडी और यह कि यह BR एक्ट 1949 के तहत आएगा, इतना काफी है। अलग बात यह है, और यह सिर्फ प्रोपोज्ड नहीं बल्कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी है। बजट 2022 ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी DBUs बनाने की घोषणा की, और बाद में RBI ने इनके ऑपरेट होने के रूल्स भी जारी किए। एक DBU एक स्पेशल, पूरी तरह डिजिटल ऑफिस होता है जिसे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक द्वारा चलाया जाता है, जहां हर सर्विस, अकाउंट खोलना, क्रेडिट कार्ड लेना वगैरह डिजिटली और पेपर फ्री तरीके से दी जाती है, अक्सर डिजिटल कायोस्क्स के जरिए। इसे नीति आयोग के प्रोपोज्ड स्टैंड अलोन डिजिटल बैंक के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। एक DBU बस किसी पहले से मौजूद बैंक की डिजिटल फ्रंट एंड यूनिट है, कोई बिल्कुल नई लाइसेंस्ड बैंकिंग एंटिटी नहीं। इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट फर्क एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बजट 2022 वाले 75 DBUs रियल हैं और इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, जबकि नीति आयोग के डिजिटल बैंक और नियो बैंक प्रोपोजल्स अभी तक सिर्फ प्रोपोजल्स ही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स और NBFCs में जाने से पहले एक छोटा लेकिन एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, नियो बैंक्स।
आरबीआई का बेसिक स्टैंड यह है कि भारत के मौजूदा बैंक्स पहले से ही बैंकिंग सर्विसेज देने में पूरी तरह सक्षम हैं, डिजिटली भी और फिजिकल ब्रांचेस के जरिए भी। तो नियो बैंक नाम की बिल्कुल नई कैटेगरी बनाने की कोई अर्जेंट जरूरत नहीं है। जब भी यह नियो बैंक शब्द न्यूज में आता है तो ज्यादातर इसलिए क्योंकि किसी स्टार्टअप कंपनी की पीआर टीम या कोई पेड प्रमोशनल आर्टिकल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए नहीं कि आरबीआई ने असल में कोई नई लाइसेंस कैटेगरी बनाई है। तो इसे लेकर परेशान मत होइए। अभी के लिए आरबीआई को भारत में नियो बैंक्स को परमिट करने की कोई जल्दी नहीं है। इसीलिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट यानी डीबीयू को नियो बैंक से अलग समझना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। डीबीयू की एक फिजिकल ब्रांच होती है, लेकिन उस ब्रांच के अंदर हर काम ह्यूमन टेलर्स के बजाय ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए होता है। डीबीयू रियल है और पहले से ऑपरेट कर रहा है, जैसे एक्सिस बैंक एक चलाता है। इसके उलट नियो बैंक की कोई फिजिकल ब्रांच ही नहीं होती, सब कुछ पूरी तरह ऑनलाइन होने का इरादा होता है। और सबसे जरूरी बात, आरबीआई ने अभी तक किसी भी नियो बैंक को भारत में बैंक के तौर पर ऑपरेट करने का लाइसेंस नहीं दिया है। एक प्रैक्टिस में मौजूद है, दूसरा ज्यादातर मार्केटिंग कॉपी में मौजूद है। यहाँ एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्शन भी है जिसे एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि यह स्टूडेंट्स की एक कॉमन कंफ्यूजन को दिखाता है। मान लीजिए किसी स्टार्टअप में काम करने वाला कोई शख्स जो खुद को नियो बैंक के तौर पर मार्केट करता है, यह कहकर पीछे धकेलता है कि टीचिंग गलत है क्योंकि उसकी कंपनी असल में एक नियो बैंक आईएस। जवाब यह है, आरबीआई ने उस कंपनी को कोई बैंक लाइसेंस नहीं दिया है। वो अपनी ब्रांडिंग में खुद को नियो बैंक भले ही कह ले, लेकिन वो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड लेबल है, रेगुलेटरी रिकॉग्निशन नहीं। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई ब्यूटी पार्लर खुद का नाम बदलकर ब्यूटी क्लिनिक रख ले। इसका मतलब यह नहीं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने उसे पेशेंट्स का इलाज करने के लिए ऑथराइज्ड क्लिनिक सर्टिफाई कर दिया है। एग्जाम पर्पसेस के लिए इस पर जाइए कि रेगुलेटर ने असल में क्या अप्रूव किया है, ना कि कोई कंपनी खुद को क्या कहती है।